मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जान लिया है। लेकिन पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत विजनरी लोग हैं। और अब तो मुझे ये भी शक होता है कि आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ये सबको पता था कि 26 तारीख को कारगिल दिवस होता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि 26 तारीख को आपका भी विजय दिवस हो गया है। नई सरकार मुबारक हो आपको। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज की डेट में देश में बड़ा इंटेलेक्चुअल शब्द जिनके लिए गढ़ा गया था, आज उनको लगता है कि उनके अलावा भी कुछ नए इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए। इसलिए संकट आ गया है कि उनके इंटेलेक्चुअलिटी को लोग चैलेंज कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आप लोग, आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप लोगों ने उन किताबों को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि उन किताबों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन किताबों को न आरएसएस ने लिखा है, न विश्व हिंदू परिषद ने लिखा है, न बजरंग दल ने लिखा है, बल्कि देश के बड़े विजनरी प्रधानमंत्री के निकटतम दोस्त और एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ने लिखा है। उस किताब को आप भी ज़रूर पढ़ें। उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। चैप्टर 13, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, पेज नंबर 353, written by Dr. Durga Das, eminent journalist. He wrote this book in 1969. उस वक्त के प्रधानमंत्री के संबंध राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कैसे थे, क्या क्या उन्होंने करा, कैसे कैसे डेमोक्रेसी की बातें हुई, उस चैप्टर में आपको वर्ड बाय वर्ड मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ किताबों के रेफरेंस से ये माना जाता है कि आदमी सच बोल रहा है। ऐसे ही एक देश के महान बहुत बड़े वकील हैं, एक पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके परिवार में उनके नाना देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके पिताजी गवर्नर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और आपके राज्य के ही गवर्नर रहे हैं। उन्हीं के साहबजादे हैं, दिल्ली में हैं। उनका जन्म भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उन्होंने भी एक किताब लिखी है, इंडिया एट होम, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। उसको भी आप पढ़ लेंगे तो देश के महान सेकुलर लीडरों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज के दौर में रिटॉरिक से बात नहीं बनेगी। आपको इस राष्ट्र के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन ये चुनौतियां जो हैं उसको काउंटर आपको अपनी मानसिक शक्ति से करना होगा, और उनको उन्हीं की जबान में, उन्हीं की ग्रामर में आपको जवाब देना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता, सनातन संस्कृति के वाहक, उस आदर्शवाद से आज के सामने जो भारत राष्ट्र के सामने चुनौती है उनका जवाब दे पाए। आपको अपने हथियार को भी बदलना होगा, अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपनी अप्रोच को भी बदलना होगा।
और अभी तो इस देश ने कुछ बदला ही नहीं है, बस हल्के से कोशिश की है बदलने की, तब देश में चिंताएं उठने लगी हैं, तब देश टूटने लगा है, तब इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ने लगा है, तब इस देश में मॉब लिंचिंग की बात होने लगी है, तब इस देश के अंदर रेपिस्तान बनने लगा है। ये तमाम नैरेटिव, ये तमाम वो ताकतें हैं जिन्होंने 70 साल के अंदर सिर्फ आपसे सवाल पूछा है और आप जवाब देते 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 इतनी दूर तक आ गए कि वो आपके जवाब से न संतुष्ट हैं, न मुतमईन हैं, न सेटिस्फाई हैं। और सिर्फ आपने इतना ही किया है पिछले 10 साल में कि सवाल अब आपने पूछना शुरू कर दिया है। उसके कारण इस देश के अंदर बड़ी उथल पुथल है। लोगों को लगता है कि सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ उनको था, जवाब देने का अधिकार सिर्फ आपको है। अब सिर्फ जो है कुर्सी के उस तरफ कौन बैठा है, इस पे चिंता बढ़ गई है। लिहाजा देश में हर किस्म के खतरे गिनाए जा रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन प्रबुद्ध भारत, बेलगावी के लोग, इस प्रोग्राम के मुंतजमीन, मेहमान खुसूसी, मेहमान अजीज़ी, ख़वातीन व हज़रात, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे हम उम्र और नौजवान साथियों, मैं नहीं जानता कि मैं देश में ऐसी क्या बात कह रहा हूं जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं। और अगर आप मुझे न बुलाते तो शायद मुझे ये पता भी नहीं होता कि बेलगावी कोई जगह है। लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि यहां के लोग सिर्फ सुनना ही नहीं चाहते बल्कि सुन चुके हैं मुझे। मैंने एक बात जरूर तय की जब मैंने ये तय किया कि जिस मकसद से मैं पत्रकारिता में आया था कोई 26 साल पहले, जो मेरा कन्विक्शन था उस वक्त, वो मुझे लगता था कि आज की पत्रकारिता में वो मैं पूरा नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि मेरी तालीम और तरबियत, मेरी शिक्षा दीक्षा एक ऐसी जगह हिंदुस्तान में हुई है जहां से पाकिस्तान के बनने की थ्योरी जनक पैदा हुई है। मैं उसी माशरे में पढ़ा लिखा, वो तमाम सारी चीज़ें पढ़ी लिखी जो एक आम हिंदुस्तानी नहीं पढ़ पाता। और ना ही मैंने कभी इस बात को सोचा कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो मेरे धर्म का है या नहीं है, क्योंकि मुझे शायद अपने धर्म का बोध भी नहीं था कि उस माशरे में हमारे परिवार की गिनती 1 या 2 थी। लिहाजा जो कुछ पढ़ा मैंने, जो किताब में लिखा है वो पढ़ा, जो किताब में लिखा नहीं है वो सुना मैंने। और उस पूरे जीवन में करीब 26-27 साल तक मैं वहाँ रहा। और ये महज इत्तफाक है कि मेरे जीवन का आखिरी असाइनमेंट पाकिस्तान के साथ 12 साल तक रहा। लिहाजा तब मुझे लगने लगा कि अगर देश को सच बताना है तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना पड़ेगा। और हमारे यहां मुझसे बेहतर बात कहने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन जब जब मुझे किसी को सुनने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो कहना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं करूंगा भी वही, कहूंगा भी वही, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लिहाजा हमारे देश में कुछ सब्जेक्ट के ऊपर देश चुप रहना चाहता है। या तो 700 साल का डर है, या उसके मानने वाले जो कुछ इस देश में कर रहे हैं
उनके साथ रिश्ते बिगड़ने का डर है, किसी के बिजनेस चले जाने का डर है, किसी को अपने पड़ोस में मकान छोड़ने का डर है, किसी की को अपनी फैक्ट्री बंद होने का डर है। तो मुझे लगा कि अगर ये डर है तो ये डर बाहर आना चाहिए, और ये डर नहीं खत्म होगा तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा। हम देश में सरकार किसकी हो, सरकार किसकी बदले, किस विचारधारा की हो, ये मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। मैं मानता हूं कि सरकारों के बदलने से समाज नहीं बदलता है, समाज के बदल जाने से सरकार जरूर बदल जाती है। लिहाजा हमारे देखते देखते जो कभी असंभव लगता था, जो नामुमकिन लगता था लोगों को, वो मुमकिन हो गया। लेकिन ये मुमकिन हो तो गया है, लेकिन इसको सिर्फ राजनीतिक हार जीत से आगे बढ़ के देखें, क्योंकि समाज ने तय किया सब सरकारें बनी, तब आपकी मर्जी की सरकार बनी। आपने तय किया कि कौन सरकार में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। जब यह तय कर लिया आपने, तो सरकार में एक भी वो नहीं जीता जिसे आप जिताना नहीं चाहते थे, और जिसे जिताना चाहते थे उनका नाम भी आपको नहीं पता, लेकिन वो किसी सिंबल के साथ खड़ा था, जिस सिंबल के साथ आप खड़े थे वो जीत गया। नहीं पूछा किसी ने कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन दलित है। नहीं तो इस देश में राजनीति तो इसी के इर्द गिर्द होती है। मुझे इस बात का एहसास है, और शायद इसीलिए मैं 2014 हो या 2019 हो, मैं बार बार समाज के बीच में उन बातों को रखना चाहता हूं जिससे समाज डरता है। हमारे साथ में 10-15 लोग हैं देश के, जिनको आप सभी जानते होंगे। कुछ लोगों को आपके संगठन ने दावत भी दी, वो आपके यहाँ आए भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन मैं 2 लोगों को, वो बुजुर्ग भी हैं और पत्रकारिता के जीवन में एक लंबा उनसे साथ रहा। मैं जो कुछ भी आज कर रहा हूं, रिटायर्ड रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल RSN सिंह और GD बख्शी के कारण यहां खड़ा हूं मैं। पता नहीं उनको मुझ में क्या नजर आया, और उन्होंने कहा कि इस विषय पे सिर्फ आप बोल सकते हैं और आपको बोलना है। और मुझे उन पे क्या यकीन हुआ कि मैंने अपनी बीवी तक की नहीं बात मानी, और मैंने सब चीजों से रिजाइन कर दिया। और जब बोलना शुरू किया था तो मुझे नहीं लगता था कि बोले लोग क्यों सुनेंगे, मैं कोई बहुत सेलिब्रिटी भी नहीं हूं, न मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड है, न कोई मेरे साथ बड़ा संगठन है। लेकिन 2 साल में मुझे एहसास हुआ कि अगर देश के सामने आप सच बात रखें, कन्विक्शन के साथ रखें, फैक्चुअल रखें, तो ये देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। लिहाजा जो लोग राष्ट्र को एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं, उन्होंने ऐसे कई जमीन के टुकड़े इस भारत राष्ट्र में से पहले ही ले चुके हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं बने। ये कहते तो हैं वो हम राष्ट्र हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं है, वो जमीन के टुकड़े के मालिक जरूर हैं। भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र की परिभाषा में उसको आप बयान नहीं कर सकते हैं कि इस राष्ट्र में ये होगा, ये नहीं होगा। लिहाजा कुछ राष्ट्र पैदा हुए हैं, उनकी डेट तय है कि फला दिन वो पैदा हुए हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना,
और आप सारे दुनिया के देशों की आपको पैदा होने की डेट पता है, वो मनाते भी हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को जाने या अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते या अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में भारत पैदा हुआ है। और यह हमको बताया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले तो भारत था ही नहीं, भारत की कल्पना ही नहीं थी, ये तो अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और एक नैरेटिव से मैं बहुत परेशान हूं जो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। भीख मिलती है, आजादी नहीं मिलती है। हम ये कह ही नहीं पाए 70 साल में कि हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी ली। इस लेने और मिली के बीच में बड़ा फर्क है। और भारत का कोई डॉक्यूमेंट मेरे पत्रकारिता के 26 साल और आज तक की सारी रिसर्च ये कहती है कि कोई डॉक्यूमेंट भारत के गजट में नहीं लिखा हुआ, नेशनल आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जहां ये कोई कह दे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन कुछ लोगों को आजादी का राग बजाना था, बजाया। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो उसमें फिर बहुत सच्चाई आएगी, फिर लोग सवाल पूछने लगेंगे। लिहाजा आपका देश 1947 15 अगस्त को 2 हिस्सों में बटा और आपको उस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। क्योंकि आपकी तथाकथित इस आजादी में जो नींव रखी गई वो साजिशों और षड्यंत्रों के ऊपर है। पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के नहीं, बल्कि इतिहास को दबा दिया गया। और कुछ नैरेटिव को पूरे देश में खूब चलाया गया। लता मंगेशकर जी ने भी गाने गा दिए, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ताल, अहिंसा परमो धर्मा, नॉन वायलेंस। ये तमाम सारी चीजें ऐसी गढ़ी गईं कि मेरी कोई बहुत उम्र नहीं है ऐसी कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा अपना जो भी एनालिसिस है, मुझे लगा कि 70 साल में इस देश में कोई सुभाष चंद्र, कोई विवेकानंद या कोई वीर सावरकर बनने वाला क्यों नहीं होता पैदा। इस देश में बौने क्यों पैदा होते हैं। हर आदमी को पावर चाहिए। पावर के लिए वो धर्म का इस्तेमाल करेगा, जाति का इस्तेमाल करेगा, लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, जाति जाति के बीच में भेद करेगा। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, उसे ये देश नहीं चाहिए। सत्ता किसी भी तरीके से मिल जाए, अपनों के साथ गद्दारी करके मिल जाए, देश के साथ गद्दारी करके मिल जाए, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तब लगता है कि जो सच में उस वक्त भी अच्छे लोग थे जिन्होंने असर्ट किया, लेकिन वो बेचारे इतने महान लोग थे, इतने कद्दावर लोग थे। और बड़े लोगों की और कद्दावर लोगों की एक बड़ी वीकनेस भी होती है कि वो अक्सर बौने लोगों से हार इसलिए जाते हैं कि बौने लोग उनको अपने लेवल पे लाते हैं और फिर हरा देते हैं। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे, संविधान लिखते वक्त भी बहुत सारे लोग थे, और आज भी हैं। सिर्फ फर्क इतना ही हुआ है कि 70 साल पहले जो मेज के उस तरफ थे, अब वो इस तरफ आ गए हैं, इसलिए संकट बढ़ गया है। मैं 2-3 चीजों के ऊपर रोशनी आपकी डालना चाहता हूं
क्योंकि आप सब मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। आप सबको याद होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को मोयान में जिस वक्त वो आए और पूरे उस नॉर्थ ईस्ट इम्फाल पे उनका कब्जा था और भारत की आज़ादी की घोषणा की, उन्होंने बैंक खोला, उन्होंने करेंसी जारी कर दी। 1943 से लेके ऐसा क्या हुआ कि 47 तक आते आते नेताजी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में देश में गायब हो गए। उनकी हत्या हुई या उनका प्लेन क्रैश हुआ, ये आज तक लोगों को नहीं पता। ऐसे ही एक शख्स थे वीर सावरकर, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, हम भी सुन रहे हैं उनको। आज के बहुत सारे बौने लीडर कुछ कहते हैं, लेकिन उस आजादी के बाद से कुछ लोग आए बीच में ऐसे, इन्होंने शायद थोड़ा करेक्शन करने की कोशिश की अपनी गलतियों की। जो लोग दिल्ली में बैठे हुए क्रांति करते थे, जिनको हाउस अरेस्ट के अंदर 5 स्टार गेस्ट हाउस में बंद किया जाता था, अंग्रेज उनसे सुबह का नाश्ता भी पूछते थे और शाम का खाना भी पूछते थे और कौन कौन सा अखबार पढ़ेंगे वो भी पूछते थे। और उनके पास इस क्रांति में इतनी फुर्सत थी कि वो लेटर टू डॉटर सुबह भी लिखते थे और शाम में भी लिखते थे। और एक क्रांतिकारी वो पानी के जहाज से उसके टॉयलेट में जाकर के उसकी खिड़की से कूदता है और बाहर चला जाता है, और जिसके बारे में हमने भी थोड़ी सी गलती यह की कि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, या हमने ज्यादा यकीन कर लिया। और यह अलग बात है कि हम गुजरात के लोगों पे ज्यादा यकीन करते हैं, चाहे अभी हो या 47 में। तो जो कुछ उन्होंने बताया उसके आगे हमने जानने की कोशिश नहीं की। 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको भी एक अंग्रेज ने बनाया था, ए.ओ. ह्यूम ने, उस अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस का 1904 में एक साहब प्रेसिडेंट हुए, उनका नाम था मिस्टर कॉलर। मिस्टर कॉलर ने वीर सावरकर के बारे में क्या लिखा है यह नहीं बताया गया, हमने पढ़ा भी नहीं। लिहाजा कुछ लोगों ने उनको कहा कि साहब ये तो गद्दार थे, इन्होंने तो माफी मांग ली। वो चिट्ठी नहीं मिल रही अभी तक, बहुत सारी चिट्ठियां मिल रही हैं लेकिन वो नहीं मिल रही। ये 2-3 रेफरेंस में इसलिए दे रहा हूं कि आजादी के बाद भी जिस इतिहास को हम 70 साल से पढ़ रहे हैं उसमें एक आध तो सच लिख देते भाई। और आपने इस दौर में 5 या 6 पीढ़ियों को इतना झूठ पिला दिया है कि आज राष्ट्रवादियों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि नया नैरेटिव कम पहले लाने से पहले पुराने को मिटाना पड़ रहा है। लेकिन ये आप सब लोगों की ताकत है देश भर में कि आप बहुत कुछ मिटाने में कामयाब हो गए हैं और अपना नैरेटिव खड़ा करने में भी आपको सफलता मिल रही है। 1980 में मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर स्मारक को एक चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी के साथ वीर सावरकर स्मारक को 11,000 रुपए का चेक अपने अकाउंट से भेजा है। और उस चिट्ठी में लिखा गया है कि वीर सावरकर जैसा महान इस मट्टी का सपूत कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि इंदिरा गांधी ने लिखा है,
तो मुझे नहीं पता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है कुछ दिन पहले ही, और शपथ लेने के बाद उन्होंने पहला काम ये किया, उन्होंने कहा कि सावरकर वीर नहीं थे, लिहाजा हम उनके नाम के आगे से वीर हटा देते हैं, क्योंकि वीर तो वो हैं खुद। उनकी वीरता तो पूरा देश देख रहा है, 10 जनपद की चप्पलों में पड़े हुए हैं। कहते हैं ऐसे महान, उनकी अब डेफिनेशन ही अलग है वीर होने की, तो वो सावरकर को कैसे वीर मानेंगे भाई। लेकिन मैं बार बार जो बात आपसे चाहता हूं, आज की जो जनरेशन है उसको सच बताइए। और जब हम पूरी दुनिया का यह नैरेटिव सुनते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, और हमें यह सुन के बड़ा फख्र भी होता है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ कहने से नहीं होगी। आपको 21वीं सदी भारत की होगी, इसके लिए 20 साल पहले इक्विप्ड कर दिया गया था कि 70 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने लोगों के विचार कभी किसी अखबार में लेटर टू एडिटर तक में आए हों, किसी टेलीविजन की डिबेट में आपकी बात रखी जाती हो, आप जिस सोच को समझते हैं उसके बारे में कोई चर्चा होती हो। लिहाजा जिन्होंने ये कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, उन्होंने 20 साल पहले आपको एक मोबाइल दिया था और कहा कि ये क्रांति सिर्फ आपके लिए है, और ये मोबाइल न होता तो राष्ट्रवादियों के विचार का आदान प्रदान इतनी दूर तक नहीं होता कि मैं बेलगावी आ जाता। अगर इसका कोई भी, मैं कहता हूं, राष्ट्र के लिए कोई सबसे बड़ा इस्तेमाल है, बाकी और चीजों के लिए है, करिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अगर मैं समझता हूं आज के दौर में तो आपके लिए हुआ है। आप क्या सोचते हैं? आप उनसे जो आपको तुच्छ निगाह से देखते थे और समझते थे कि कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही इस देश का नैरेटिव बनाएंगे, वो जो सोचते हैं वही महान क्रांतिकारी विचार रखते हैं, बाकी लोगों को विचार रखने का अधिकार नहीं है। आज आपके विचार पूरे दुनिया में जा रहे हैं और लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, और दुनिया आपको जान रही है। इसीलिए पूरा यूरोप जो एक बीमारी से ग्रस्त है, जो 100 साल से किसी से लड़ा नहीं है, इसलिए वो उससे भी लड़ नहीं पा रहा है, और हमारे देश के लोगों ने या अल्ट्रा सेकुलरिज्म ने या राजनीति पे पहुंचने वाले बौने लोगों ने उसके बारे में जो नैरेटिव क्रिएट किया, उसमें हमने अपना धार्मिक भजन भी दांव पे लगा दिया। देश तो लगाया, हमने भजनों को भी सेकुलर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सेकुलरिज्म नहीं मिला हमको। एक भजन है जिसके बारे में देश में कम चर्चा होती है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पिताजी थे वो, अब उन्होंने गाया है तो उस भजन को गुनगुना रहे हैं हम लोग। लेकिन पिताजी की मजबूरी समझ में आती है, वो किसका एजेंडा था, क्यों था। लेकिन अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो उसको बंद कर दें गाना, और जो असली भजन है वो कोई आज के लोगों ने नहीं लिखा, जो असली भजन लिख के गए थे, जो भजन पूरा है, उसे गाना शुरू कर दें। एक भजन की लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये उस भजन का हिस्सा ही नहीं है, न ये लाइन उस भजन में है। जिस पंडित जी ने वो लिखा था वो सब अवेलेबल है।
और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो छोटा सा खिलौना है जिससे बुजुर्ग से लेकर के 10 साल तक का बच्चा खेल रहा है, उससे अब झूठ नहीं बोला जा सकता। उसने असली भजन डाउनलोड कर दिया है। लिहाजा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारत भारत बना, उससे पहले भारत नहीं था। और वो तमाम किताबें जो लोग लिख के गए और आपको अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे आई एम बाई एक्सीडेंट हिंदू, उनकी संतानें जनेऊ डाल के हिंदू होना साबित कर रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई कमेंट किसी इंडिविजुअल पे नहीं है। ये आपकी ताकत है, क्योंकि 70 साल तक आपको यह बताया गया कि आप गंवार लोग हैं, सपेरों वाले लोग हैं, जादू टोने वाले लोग हैं, जातियों में बटे हुए हैं। आपको तो 700 साल तक गुलाम रखा गया है, और उसके बीच के और आगे पीछे का इतिहास ही नहीं कोई बताता। और जिनका इतिहास नहीं है वो आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने अपने 5000 साल, कम से कम जो लिखित की बात है, लोग कहते हैं उससे भी आगे है, 5000 साल पुरानी सभ्यता, जिस दिन आपको बोध हुआ, जिस दिन आपका पुरुषार्थ जगा, जिस दिन आपको अपने पूर्वजों पे सम्मान होने लगा, तो आपने 2014 पैदा कर दिया। यह सिर्फ आपके उस लंबे 700 साल की गुलामी से निकलने का एक हल्का सा प्रयास है। इसमें किसकी जीत हुई, किसकी जीत नहीं हुई, लेकिन इसमें जीत राष्ट्र की हुई। क्योंकि जो लोग आपसे वोट लेने आते थे, वही लोग मस्जिदों से फतवा लेने भी जाते थे। कुछ 2014 में लोगों ने फतवा लेने गए, लेकिन आपने बगैर फतवा जारी करे हुए, बिना किसी को बताए, इस छोटे से आले से एक फतवा जारी किया कि 2014 पैदा हो गया। और जब लोगों को यह लगा कि यह तो बाई चांस और बाई एक्सीडेंट हो सकता है, झूठ बोल के भी कोई आ सकता है, लोग कंफ्यूजन में ऐसा कर सकते हैं। मैं ये बात अपनी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां लार्जली इलेक्शन एक ऐसा पर्व होता है जिसमें देश की राय जानी जाती है, जिसमें ज्यादातर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो जब लोगों ने आपको यह चढ़ाना शुरू किया कि ईवीएम हैक कर ली है, अमेरिका से हो रही है, भारत के अंदर लोगों को खरीदा जा रहा है, तो आपके गुस्से का नतीजा यह हुआ कि पहली बार आपने पॉलिटिकली करेक्ट होने का नहीं सोचा। आपने कहा जो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली है, तो आपने उनसे पूछा, भाई 1948 में जब इंटरिम सरकार बन रही थी तो देश के 14 राज्यों से प्रधानमंत्री के लिए राय मांगी गई थी, तो एक साहब को 14 वोट मिले, एक साहब को 0 वोट मिला। तो ईवीएम तो आपने तभी हैक कर ली थी कि जिसको 14 मिले वो तो बेचारा प्राइम मिनिस्टर बना नहीं, जिसको 0 मिला बन गया।
यह बात अलग था कि आपके हैकिंग का अंदाज अलग था, क्योंकि आपने ईवीएम के नाम के आगे बापू को खड़ा कर दिया था, क्योंकि बापू ही एक काम कर सकते थे कि अंबेडकर से मतभेद हुआ उनका, अंबेडकर किसी बात पे अड़ गए तो बापू को आगे कर दिया गया। बापू के पास एक ही हथियार था, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। जवाब नहीं दिया अंबेडकर का। अंबेडकर से बोले तुम अपनी बात वापस ले लो, नहीं मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। उसकी परंपरा दिल्ली में आज भी है, कुछ लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। तो अंबेडकर साहब ने यह कहा कि देखिए बात मेरी ठीक है, मेरी बात सही है, लेकिन बापू आप देश के लिए जरूरी हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका जीवन खतरे में पड़े, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी सही है। उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। बापू को लगा इससे बढ़िया क्या हथियार है। यही घटना बापू की सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी बात इस्तीफे को लेके थी। उन्होंने कहा आप चाहते हैं ये लीजिए। बापू ने कहा ये तो बगैर कहे इसने बात मान ली। तीसरी बापू ने जो बात कही, मैं ये किसी संदर्भ के लिए कह रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ जो उसका इंटरप्रिटेशन है मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। जब पटेल को 14 वोट मिले तो बापू के सामने कोई सवाल नहीं था, तो बापू ने एक नए किस्म का हैकिंग की और बोले कि पटेल की हार तो मेरी हार है। अब सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जैसे लोगों को लगता था कि बहुत छोटी छोटी चीजों पे बार्गेनिंग हो रही है। पटेल ने तत्काल छोड़ दिया, प्रधानमंत्री कोई और बन गया। लेकिन मेरी बापू से जो सवाल है मेरे सामने कि मैंने बापू की कोई तस्वीर, बापू की कोई किताब, बापू का कोई कमेंट, उस वक्त के ऐसे लोग जो बहुत बापू के नजदीक थे, ऐसे लोग जिन्होंने इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के लिखा, ये कहीं मुझे नहीं मिलता कि जब बापू के चहेते और मोहम्मद अली जिन्ना भारत के डोमिनेंट स्टेट के ऊपर बात कर रहे थे, भारत के विभाजन पे बात कर रहे थे, तो बापू कहीं जिन्ना के सामने धरने पे बैठे हो और कहा हो कि तुम देश को बांट रहे हो, अगर देश को बांटोगे तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं सुना। किसी ने सुना हो तो मुझे बता दे, मैं करेक्ट कर लूंगा। मैं पूरे देश से पूछ रहा हूं, कोई तस्वीर हो, कहीं कोई जिक्र आया हो। बल्कि उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट तो दिया कि अगर देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। तो अब ये कहते हैं कि हर आदमी जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता, और इंटेलेक्चुअल बहुत सोच समझ के काम करता है। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, कितना फायदा करेगा, कितना नहीं फायदा करेगा। लेकिन समाज में एक क्लास होती है जिसे कहते हैं करेजियस क्लास। वो रिजल्ट में यकीन रखती है, वो बहुत ज्यादा अगर मगर में चुनाचे में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में नहीं पड़ता। इसमें लगता है समाज का, अगर जब कभी 100 साल के बाद जब आप उस पर एनालिसिस करें तो हो सकता है कि आप उसके बारे में कोई भी राय बनाएं, कैसी भी राय बनाएं, लेकिन एक समय जरूर आता है कि जिस सोच के साथ उसने कोई काम किया होता है उसके बारे में डिस्कशन होने लगता है। कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर 2 टुकड़े होंगे, तो एक जज्बाती आदमी को लगा कि इन्होंने तो कहा था मेरी लाश पे 2 टुकड़े होंगे, देश के तो 2 टुकड़े हो गए, ये तो साबुत है। तो उसको ये लगा होगा, मैं ये बात मानता हूं इसलिए कि जब आप अपना किसी को लीडर मानते हैं या किसी पे विश्वास करने लगते हैं या किसी को एक ऐसा आदमी मानते हैं कि ये सब कुछ कर देगा और इसने कहा है तो जरूर कर देगा, जब उससे आपको धोखा मिलता है
और उसकी खामोशी, उसका कहीं रोना, उसका कहीं धोना। देश के बंटने के बाद कोई मुझे एक तस्वीर बताए कि बापूजी कहीं अकेले में रो रहे थे। बापू कहां थे जब देश के अंदर 21 लाख लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जब पूरे बंगाल में लोग सड़कों पे अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे थे, स्टेशनों पे माओ की लाशें ढूंढ रहे थे, जब मरे हुए लोगों को लोग कुत्ते खा रहे थे, जब पंजाब के अंदर 50,000 औरतों का रेप हो रहा था, दिल्ली में जनगण मन बच रहा था और आजादी की तथाकथित घोषणा हो रही थी। उस शख्स को लगा होगा, गलत सही मैं नहीं फिर कह रहा, यह समय तय करेगा। अभी तो 70 साल हुए हैं कि एक शख्स ने ऐसा क्यों सोचा कि जिस शख्स के कह जाने से नौखली के दंगे में जब गांधी जी गए तो लोग हाथ में तलवार लिए खड़े हुए थे, हिंदू मुसलमान को एक दूसरा मार रहे थे, लेकिन गांधी जी के जाने के बाद लोगों ने अपने हथियार छोड़ दिया। इस तरीके का यकीन जब आपको अपने लीडर पे होता है, और वो लीडर जब आपको उसके आपके भरोसे पे जब उसको कुछ मिलावट लगती है, तो आपकी सोच की क्या आप करेंगे ये आपको पता नहीं होता। इसलिए 70 सालों में जिन लोगों को आपने चुना, उन लोगों से आप इतने ठगे हुए थे कि आप एक बारीक सा रास्ता ढूंढ रहे थे कि कोई भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो। तो आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तो वो शख्स उठा, उसके उस एक्ट को कोई जस्टिफाई आज के दौर में भी नहीं कर सकता, और कम से कम भारत जैसे देश में इसलिए नहीं कर सकता, ये तो हजारों लाखों पुरानी सभ्यता का देश है, इसके ना पैदा होने की किसी को डेट पता है, और ना इस राष्ट्र में या इस संस्कृति में रहने वाले लोगों का कोई फाउंडर है। हम सबको पता है क्रिश्चियनिटी का फाउंडर कब से है, हम सबको पता है कि इस्लाम का फाउंडर कौन है, लेकिन हमको नहीं पता कि हिंदू सनातन संस्कृति का फाउंडर, ना हम पैदा हुए हैं ना हम मरने जा रहे हैं। यह सनातन संस्कृति अनादिकाल से है। यह बात अलग है कि हमको 1947 में पढ़ाया गया कि भारत जो है 47 में बना, तो क्या कुंभ का मेला 1947 से शुरू हुआ था? इस देश की तमाम चीजें, चाहे वो जंगल हो या नदियां हो, वो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए नदी गंगा हो सकती है, लेकिन आपके लिए गंगा पूजनीय है। इसलिए कि नहीं कि आप गंगा को भी पूछते हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, गंगा को भी पूछते हैं, पेड़ों को भी पूछते हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, इस कायनात में जो भी कुछ है, उसके हिस्से हैं। यह कायनात आपके लिए नहीं बनी है, आप सिर्फ इसके एक छोटे से हिस्से हैं, बस। इस संस्कृति में और एक दूसरी संस्कृति है जो यह कहती है कि इस कायनात में जो भी कुछ है सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम इसका जैसे चाहो दोहन करो। इसका मेल कैसे हो सकता है? लिहाजा उस शख्स को लगा कि देश बट गया, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। वो आया दीवाने की तरह और उसने आके गोली मार दी। उसको उसकी सजा मिली और मिलनी चाहिए, लेकिन इस ईमानदारी के ऊपर बात कहने में लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है भाई? उसका एक्ट गलत था, उसने रास्ता गलत चुना, लेकिन क्या वो शख्स आतंकवादी था? पहले कोई चोर गुंडा बदमाश था क्या? कोई कातिल था? कोई मर्डरर था? उसका अपने राष्ट्र के प्रति पागलपने की हद तक डिवोशन था, और जितनी उसकी सोच थी, उसको लगा कि शायद मैं यही कर सकता हूं और आगे बढ़ने से बचा सकता हूं। उसने जाके मार दिया। वो मारने के बाद भागा नहीं, उसने अपने
बचाव में कोई कमेंट नहीं किया, कोई दलील नहीं दी और फांसी पे चढ़ गया। क्या हम उस शख्स के बारे में बात करते ही कम्युनल हो जाते हैं? और यह अजीब बात है कि जब तक दूसरी सोच के सत्ता पे लोग रहते हैं तब तक जिक्र नहीं होता। तब तो इंदिरा गांधी चिट्ठी लिखती हैं सावरकर के बारे में, और जैसे ही एक खास सोच के लोग सत्ता के नजदीक पहुंचते हैं तो कहते हैं ये तो नाथूराम गॉडसे की सोच वाले लोग हैं। अरे नाथूराम गॉडसे 100% ईमानदार तो था कम से कम। उस पर डिबेट कर सकते हैं आप, पूरा स्पेस है आपके पास डिबेट कर, और 70 साल से डिबेट हो रही है। लेकिन इस पक्ष पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि राजीव गांधी के मारने वाले हों, उनका भी कन्विक्शन रहा होगा, लेकिन उनके ऊपर डिबेट ही नहीं हो रही, बल्कि शांति की मसीहा कह रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ उनके शौहर नहीं थे। यह गलतफहमी निकाल दे दिमाग से कि किसी खातून के वो शौहर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री था, इसलिए चिंता है कि वो लोग छोड़े ना जाएं। लेकिन क्योंकि आपके शौहर थे तो अब आप ये तय करेंगी कि नहीं, उनके कातिलों को छोड़ दिया जाए, इस देश के अंदर मैसेज दिया जाए कि प्रधानमंत्री को मारने के बाद यह देश छोड़ देता है। अब इस पे कोई सीबीआई का आदमी किताब लिख दे तो वो राइट विंगर हो जाता है। नौकरी कर रहा होता है अच्छा खासा आदमी, लेकिन जैसे ही कोई सच बोलता है कहते राइट विंगर है। तो सच बोलना अगर राइट विंगर है और नेशनलिस्ट है तो मैं कहता हूं पूरे देश को जो है फिर सच बोलना चाहिए। आप इस गलतफहमी में कतई ना रहें कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बीमारी है हमारे देश में। हम लोगों के लिए जी रहे हैं या देश के लिए जी रहे हैं? और इस देश में किसके लिए नहीं कहा गया? रामचंद्र जी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, सीता जी पे भी सवाल उठते हैं। वो लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो हम और आप क्या है भाई? जब जब देश में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होंगी, आप ध्यान रखिएगा, 700 साल जिनने प्रत्यक्ष रूप से राज किया है और उनके जाने के बाद 70 साल से वो ताकतें सत्ता में हैं, वो आप पे बहुत बड़ा हमला करेंगे, आपका चरित्र हनन करेंगी, आपके बारे में मिस इंफॉर्मेशन फैलाएंगी, क्योंकि 70 साल से उसी मिस इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ लोग सत्ता में थे। अब सच थोड़ा सा पता चला, ये सत्ता चली गई है। बहुत थोड़ा सा पता चला, अभी पता नहीं, अभी तो बहुत कुछ पता होना है। इसलिए एक मुद्दे को मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मुझसे सीधे तौर पर है, जिसको लड़ते लड़ते मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया है। एक संविधान है हमारे देश में। संविधान पे जब बात एक खास सोच के लोग नहीं होते, कुछ कंजर्वेटिव, कुछ हिंदी बोलने वाले लोग, कुछ ये तथाकथित नेशनलिस्ट लोग, जब ये सत्ता में नहीं होते, तब उसी संविधान के जो बेसिक प्रियम्बल है, जिसके अंदर आप किसी किस्म का कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, वो एटर्नल है। प्रियम्बल इज एटर्नल। ये मैं नहीं कह रहा, उस लॉ की किताब में जाके देखिए संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, और जहां से लिया है इंग्लैंड का भी संविधान देखिए, उस पे भी यही लिखा हुआ है। प्रियम्बल के नीचे लिखा हुआ है ये एटर्नल है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। उसके अलावा जितनी धाराएं हैं उसमें आप जो दिल चाहे करिए। जिन लोगों ने उसके प्रियम्बल में चेंज कर दिया, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए, वो लोग जब संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता था। और यह लड़ाई कोई मेरी लड़ाई, मेरे साथियों की नहीं है। यह देश के सामने एक ऐसा जघन्य अपराध था जो ब्रॉड डे लाइट इस देश के संविधान में किया गया, पूरी ईमानदारी के साथ किया गया, और ईमानदारी के साथ उसको छुपाया गया। और 70 साल से मैंने इतने सारे संगठन देखे
हर प्रकार की सरकारें आ गईं और कश्मीर का एक विशेष लगाव है। कश्मीर के बारे में बहुत चर्चाएं मैंने सुनी। 370 तो बहुत घुमाया गया पिछले 70 सालों से, लेकिन जो असली जड़ थी उस पर सब मौन रहे। इसलिए मैंने कहा राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं होती। 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक जघन्य अपराध किया गया और शेख अब्दुल्ला से जायज और नाजायज संबंधों के चलते विजनरी प्रधानमंत्री ने उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाया और एक आदेश दिलवाया। और उस आदेश में कहा गया, जिस आदेश का नाम है आर्टिकल 35A, उसके बारे में कभी संसद के किसी सदन में न तो चर्चा हुई न उसका जिक्र किया गया। और झूठ की पराकाष्ठा यह है कि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान बन चुका था। यह तथाकथित राष्ट्रपति का आदेश भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जोड़ा गया। और चोरी देखिए, जो आज सफेदपोश लोग हैं जो बताते हैं कि उन्होंने इस देश के साथ बड़ा महान किया है, वो जब बोलते हैं तो सच्ची बोलते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी में स्पीच देते हैं, इसलिए विजनरी हैं। मैं इन बातों से इंप्रेस नहीं होता। 14 मई 1954 को जिस संविधान के अंदर ये जोड़ा गया, उससे 5 बार की जो हर साल कॉपी निकलती है संविधान की, उन कॉपियों में उसको गायब कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त वो लोग थे जो उस पर सवाल उठा रहे थे। और उसके बाद 5वें एडिशन के बाद आपने फिर किसी में 35A को जोड़ा, फिर किसी तीसरे में जोड़ा, ऐसे करके अलग अलग करते रहे आप। और जिससे संबंधित था, जिस राज्य के लिए ये स्पेशल पावर और राइट दिए गए थे, उस राज्य के सिलसिले में जहां 370 लिखा था, वहां नहीं लिखा, उससे कहीं आगे जाके लिखा। और पूरे देश में इस पे चुप्पी थी, पूरा देश चुप था इसके ऊपर। कश्मीर की समस्या, कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, पूरा दुनिया जो है कश्मीर की तरफ देख रही है। और अब तो आप समझते हैं कि कश्मीर हमारे देश में सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां अल्ट्रा राष्ट्रवादी लोगों ने पिछले 70 साल से उपद्रव मचा रखा है। आर्टिकल 35A, जिसको आर्टिकल भी नहीं माना जा सकता, मैं और हमारे 2-3 दोस्तों ने एक संस्था बनाई और उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में, आप ही के राज्य के एक बड़े प्रबुद्ध नेशनलिस्ट वकील साहब हैं, उनके पास हम मिन्नत करने गए। और शायद हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम उनसे बात भी कर पाते। उनका स्टेचर भी इतना बड़ा था और शायद हम उनको जो बात करने की फीस होती, शायद वो भी हम नहीं दे सकते थे। लेकिन हैं इस देश में ऐसे लोग जो आपकी ऐसे लोगों की बात भी सुन लेते हैं। हमने कहा सिर्फ हमको 2 मिनट दे दीजिए, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारा कोई पर्सनल मुकदमा नहीं है। 2 मिनट में वो बात समझ गए और कहा आप लोग जाइए। 6 महीने के बाद 19 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में हमने आर्टिकल 35A को चैलेंज किया। और जब चैलेंज किया तब पता चला कि हमने ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, इसमें बड़ा खतरा है। आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई थी इसके ऊपर, वो हमें उस दिन एहसास हुआ जब हमारा साथी हमारे बीच में से चला गया। यह आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर राज्य को रिपब्लिक सेकुलर भारत के अंदर 2 नेशन थ्योरी को जन्म देता है। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाता है। कश्मीर के अंदर भारत के तमाम दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत के लोग जो पैदा हुए हों, किसी कोने में हो, किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, किसी भाषा के हो, उनको जम्मू कश्मीर में अलग से नागरिकता लेनी होगी।
उनका अलग एक संविधान है। उस संविधान में हजारों ऐसी धाराएं हैं जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया हैं, लेकिन वो पिछले 70 साल से गवर्न हो रहा है। हर प्रकार की सरकार आ रही है, हर प्रकार की सरकार जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि असली प्रॉब्लम कहां है। जड़ में मट्ठा डालने की जगह हम पेड़ों के पत्तों पे पानी डाल रहे हैं। यह आर्टिकल 35 पे जम्मू कश्मीर को नाजायज तरीके से नाजायज काम करने की लीगल इजाजत देता है। यह वहां की सरकार को इस बात की इजाजत देता है कि वो ये तय करेंगे कि किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। यही आर्टिकल 35A की वजह से हिंदुस्तान का नागरिक, जो भारत के संविधान में आपको आजादी देता है कि आप भारत के किसी कोने में जो भारत का हिस्सा है, और कम से कम एक ही हिस्सा है जिसे हम सुबह शाम रटते हैं, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। कभी बिहार के बारे में सुना आपने? कभी कर्नाटक के बारे में सुना कि अभिन्न अंग है? लेकिन इसके साथ विशेष दर्जा लगा हुआ है कि अभिन्न अंग है, उसके बावजूद भी आप वहां जाके नहीं बस सकते हैं। लेकिन इसी आर्टिकल को नेहरू जी के महान दोस्त, जिनके लिए उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, संविधान में झूठ बोला, उन्होंने जब जम्मू कश्मीर में यह संविधान में जुड़ा, जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में ड्राफ्ट बना और जनवरी 1957 में उनका संविधान लागू हो गया। वो उनसे भी आगे थे, नेहरू जी के दोस्त थे, तो ऐसे ही होंगे। देखिए, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरे लिए कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं है। लिहाजा इस जद में नेहरू जी भी आएंगे, इस जद में बापू भी आएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे किसी पार्टी का टिकट नहीं चाहिए। और मुझसे कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, इसकी मुझे कतई चिंता नहीं है। मैंने पहले नहीं की, मैंने जब नहीं की, जब मैं जहां पैदा हुआ था, तो अब तो मैं कहीं और हूं। उन्होंने क्या किया कि जब अपने संविधान में जोड़ा तो एक शर्त और रख दी। तो विजनरी प्रधानमंत्री ने यह नहीं पूछा कि भाई ये आप क्यों मांग रहे हैं, उनका ये भी ले लो। उनकी शर्त क्या थी कि हम 14 मई 1954 में जिस तथाकथित राष्ट्रपति के आदेश को एक संविधान का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के संविधान में इसको लागू रखेंगे, लेकिन इसके लागू करने की डेट 1944 से शुरू करेंगे। ये नहीं पूछा किसी ने भाई कि भाई 1944 ही क्यों थी, 632 रख लेते हैं, पूरी तमन्ना पूरी हो जाती है। उसमें अबू बकर से लेके अली वली सब आ जाते हैं, सबको नागरिकता देते हैं। लेकिन यह सच बात है कि किसी ने पूछा नहीं, और हमारे राष्ट्र में, देश में लोगों को फुर्सत नहीं थी। जब आपको बड़े मकान और बड़ी गाड़ी खरीदने की फुर्सत थी, तब लोग इस देश के संस्थानों को दीमक की तरह खा रहे थे। और जब आपको होश आया है, तो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम अगले 50 साल तक इस स्थिति को बरकरार रखना होगा। तब यह दीमक से जिनको चाट गई है, तब जाके ठीक होगा। 1-2 बार से बटन दबाने से काम नहीं चलेगा। – 1944 की डेट इसलिए रखी गई, और यह बात मैं पूरे होशो हवास में, पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि जब हम आज बात करते हैं कश्मीर को लेकर के, तो हमारे यहां एक नैरेटिव दिया गया जो टोटली फ्रॉड था। वो पॉलिटिकली कुछ लोगों को सूट कर सकता हो, क्योंकि हमारे यहां राजनीति में नए नए प्रधानमंत्री जो आते हैं, वो एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो हर बार उसी बात को दोहराते हैं और एक नए तरीके से दोहराते हैं। मेरे 12 साल के जीवन में मैंने जितना हंसी का पात्र वहां बना हूं, वो अपने यहां की मूर्खता के कारण बनता हूं, और शायद वो यही समझते हैं आपको भी। एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा भाई हम ये क्या कर रहे हैं भाई, हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं, हमारे पास तो डंडा है, क्या करना है हथियारों की। तो 62 हो गया। जब पिट गए तब समझ में आया। एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा अरे हम ये जासूसी वासूसी क्यों करते हैं भाई, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। हमारा एक संगठन जिसमें RSN सिंह साहब काम करते थे, उस संगठन के
बहादुर लोगों ने आपके पड़ोसी मुल्क में जिस जगह बम, न्यूक्लियर बम के लिए जो फ्यूजन बनाया जाता है, वहां 3 आदमी आपके प्लांट थे, नाई की दुकान बना ली थी उन्होंने। अब इस तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। उस प्लांट में जो लोग काम करते थे उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, सब कुछ वहीं रखा था। यह बात अलग है कि 3 आदमी आपकी वहां नाई की दुकान खोलने में कामयाब हो गए थे। बाल काटने से पता चला कि उन बालों में किस चीज के रेशे हैं। उन रेशों को भेज करके बता दिया कि जो बम धमाकों के लिए फ्यूजन बन रहा है वो यहां बन रहा है, कठुआ में। प्रधानमंत्री को बताया गया, उन्होंने फोन करके कहा, भाई आप बम क्यों बना रहे हैं? तीनों मार दिए गए। एक प्रधानमंत्री आए, वो भी पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे। उन्होंने ऑफिशियली जो भारत की खुफिया एजेंसी है उस डीप स्टेट को ऑफिशियली खत्म किया। उनका नाम था आई.के. गुजराल। फिर एक और आए। हमारे यहां कंसिस्टेंसी नहीं है। हम अपने 5000 साल पुराने इतिहास से और 700 साल की गुलामी के दरमियान में क्या हुआ है इसको सीखना ही नहीं चाहते। हर आदमी आता है सत्ता पे बैठते, उसको लगता है कि नहीं, आई एम ए स्टेटमैन, मुझे कुछ नया करना है, दुनिया मेरी वाह वाह करे। इस वाह वाह के चक्कर में यह देश बर्बाद हुआ है। एक प्रधानमंत्री हमारे बस लेके गए, हम बस लेके जा रहे थे, वो पैदल आ गए कारगिल में। और हमने एक जर्नल को, जिसका पूरी दुनिया में उजागर हो गया, उसको राष्ट्रपति बनवा दिया। खैर बस डिप्लोमेसी हुई, वो भी खत्म हो गई बात। एक ऐसे बने कि आए तो पाकिस्तान से थे, प्रधानमंत्री भारत के बने, लेकिन 10 साल में उधर जा नहीं पाए बेचारे। नहीं, वो भी कोई करिश्मा कर देते। लेकिन मैं ये मूर्खता इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने भारत को पढ़ा है, मैंने 12 साल उनको पढ़ा है। इसलिए मैं अगर जानता भी हूं तो मुझे अब इस देश को बताने में कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे अब उस प्रोफेशन में वापस नहीं जाना। आपको नहीं पता कि कारगिल के बाद एक बड़ा दुखद घटना घटी है, जिस कारगिल युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं। और यह आपके यहां तो नहीं बताया जाएगा, वहां बताया गया। गोल्डन लेटर्स में है, मिनट टू मिनट बताया गया। आप सबको याद होगा, ये तो अभी चंद साल पुरानी घटना है कि कारगिल युद्ध में परवेज मुशर्रफ का जो मैसेज था वो आपके महान सपूतों ने टेप कर लिया था। कितने बजे क्या बोला, क्या कहा, सारी वो रिकॉर्डिंग है थी। क्योंकि हमारी समस्या यह है कि हम ये मानते हैं कि जितने महान संस्कृति के लोग हम हैं, जितने आदर्शवादी हम हैं, उतने ही दूसरे लोग होंगे। और इसी गलत फहमी में हम 700 साल से गुलाम हैं और आजादी के बाद भी गुलाम हैं। आप आदर्शवादी हैं, रहिए, आपकी संस्कृति आदर्शवादी थी, उस पर गर्व कीजिए। लेकिन वर्तमान में समाज आदर्शवादी नहीं है। समाज जिस किस्म का है उसी हथियार से लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं आप मार खाते रहेंगे। वो लोगों ने कहा कि देखिए साहब, वो पूरे देश में पता है, आपके उस वक्त के प्रधानमंत्री से लेकर के एक एनएसए थे, बहुत महान एनएसए, उनकी बड़ी चर्चा होती है। और हमारे यहां एक और बड़ी प्रॉब्लम है सर, जो मैंने पास से देखा है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, बाकी आप लोग मुझसे बड़े हैं, कह सकते हैं कि किसी भी आदमी में, निजी तौर पे छोड़ दीजिए, अगर उसको राष्ट्र के नाम पे भी कुछ पता चल जाता है, तब भी वो अपने संबंधों के खराब होने और उस बात को कहने से या तो कतरा जाता है या खामोश हो जाता है। और हम
सब वही गुणगान करने लगते हैं। जब वो चला जाता है तब हम उसके बारे में कहते हैं। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी कायरता। वो जिंदा हो तो उसके मुंह पे कहो, ताकि उसे मरने में तकलीफ हो। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, जिस रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो रिकॉर्डिंग आपके लोगों ने, देश की खुफिया एजेंसी ने पूरी दे दी। हमारे यहां के महान नेताओं ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि, शांति के दूत, फोन करके कहा कि देखिए साहब, हम आपको इसकी कॉपी भेज रहे हैं और इन लोगों को सजा दीजिए। जब उस मुल्क में जहां सजा देने वाली क्राइम करते हैं, उससे कह रहे हैं कि आप सजा दीजिए। हां, उन्होंने सजा दे दी, क्योंकि आपको ज्ञान जिस चीज का नहीं है उसमें भी आप एक्सपर्ट हैं। मैं दो चीजों पे बार बार फोकस करता हूं और दुनिया से सीखिए। कुछ चीजें आदमी के बदलने से नहीं बदली जानी चाहिए, वो राष्ट्र की एक पॉलिसी होती है। आज कोई समाजवादी आ गया, उसने देश की फॉरेन पॉलिसी बदल दी। आज कोई वामपंथी आ गया, उसने अपनी पॉलिसी बदल दी। आपकी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर कोई गलती आपने कर भी ली है तो भी उसको आप सुधारना नहीं चाहते। लिहाजा इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कैसेट गया, राष्ट्रपति के दरबार में 7 पाकिस्तानियों का उसी रात कत्ल कर दिया गया। सब आर्मी के ऑफिसर थे और एक खबर नहीं दी। सारे फैमिलीज को कंफाइन कर दिया गया। यह खबर देश से बाहर ना निकले। आपके लोगों ने राष्ट्रपति भवन पाकिस्तान में पैठ बना ली थी। वो 7 पाकिस्तानी भारत के लिए खुफिया एजेंसी की खबर दे रहे थे। कुछ निकला नहीं, आप महान नहीं बने, लेकिन यह महानता का भूत जो है हमको सवार है। उस मुल्क को आप कुछ भी कहिए, अच्छा कहिए, बुरा कहिए, लेकिन 4 राज्यों का मुल्क, उत्तर प्रदेश के बराबर की जनसंख्या, आपके समतल खड़ा रहता है। आपका देश उसके नाम से एक पत्थर फेंक देते हैं, हम कहते हैं हाथ देखिए, हमने घर में घुस के मारा है। हमने किसे मारा है? आपके बराबर का मुल्क है वो। एक बौने से मुल्क को आपने अपने बराबर बना लिया है। सुबह शाम पूरे देश के अंदर पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को समाप्त करने या पाकिस्तान के ऊपर 2 पत्थर फेंकने से ही महान हो जाएंगे। जहां फेंकना चाहिए वहां नहीं फेंक पाते। पूरा नेशन की साइक में पाकिस्तान बैठ गया है। उसको पता है कि कहां पर किस बात के कहने से भारत के अंदर गड़बड़ी होगी। वो अपने काम पे लगा हुआ था। वो जिस मकसद के लिए बना है वो काम बखूबी कर रहा है। उसमें वो 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ। उनके यहां सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट लीनिंग के भुट्टो को भी देखा हमने, और एक्सट्रीम इस्लाम को मानने वाले जियाउल हक को भी देखा, नवाज शरीफ को भी देखा, बेनजीर को भी देखा, मुशर्रफ को भी देखा, लेकिन कुछ बदला नहीं। आपके यहां बदलता रहता है। हर आदमी एक्सपेरिमेंट करता है। ये जो विश्वास जीतने की परंपरा हमारे साथ है, ये हमने नहीं सोचा कि इसी विश्वास जीतने में हम 700 साल गुलाम हो गए। पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार विश्वास जीता था। गुरु गोविंद सिंह ने भी जीता था। विश्वास नहीं मिला आपको आज तक। विश्वास नाम का कवि मिल गया है दिल्ली में, लेकिन विश्वास नहीं मिल रहा। हम कब तक सब जानने के बावजूद भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं, पूरी दुनिया का विश्वास जीतने के बाद हम करेंगे। शांति सिर्फ शक्ति से स्थापित होती है, भीख मांगने से और हाथ जोड़ने से नहीं होती। आप शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, और आपने जब जब किया है,
तब तक रिजल्ट आपको अच्छे मिले हैं। लिहाजा हम ये कहें कि हम शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे, हम बम धमाका तो करेंगे, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी अजीबोगरीब किस्म की है। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आपके राज्य ने बड़े सारे खिलाड़ी दिए हैं, लाकड़ा से लेके डुंग डुंग तम तमाम बड़े खिलाड़ी थे। हॉकी खेलने का जो राष्ट्रीय खेल है उसका एक ही नियम है, वो बदला नहीं पिछले कई सौ सालों से, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन राष्ट्रीय पॉलिसी हमने क्या बनाई कि पहले हमला नहीं करेंगे, पहले हमारे ऊपर करो, और हम मर गए तो ठीक है और जिंदा रहे तो फिर हम तुम्हें जवाब देंगे। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि हमला होने के बाद हम बचेंगे तब हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने कारगिल का युद्ध भी उसी हालात में लड़ा, हमने 65 का 71 का सारे युद्ध हमने अपनी तरफ से शुरू नहीं किए। अभी हम जिस विजय दिवस की बात कर रहे थे, सन 65 के युद्ध में तो आप हाजीपीर लाहौर में चले गए थे, हाथ जोड़ के खाली करवाया, वापस कर दिया समझौते के बाद। जब भी इस देश ने शक्ति दिखाई है, इस देश की सत्ताओं पर, व्यवस्थाओं पर ऐसे बौने लोग बैठे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को झुका दिया। अब तो किताबें मौजूद हैं और लिखने वाले मैं बार बार इस बात को रिमाइंड कराता रहता हूं कि लिखने वाला कोई आरएसएस का नहीं है, कोई 5 जन का एडिटर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजर का एडिटर नहीं है। तमाम वो लोग हैं जो बिल्कुल दूसरी बैकग्राउंड से आए हैं और वो भी आज सच लिख रहे हैं। एक किताब लिखी है अनुज धर ने, उस किताब को मार्केट में अवेलेबल है। उसने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। 20-25 देशों से जो डॉक्यूमेंट थे उस वक्त के, वो सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसने। उस किताब का नाम है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, जिसके ऊपर विवेक अग्निहोत्री नाम के एक नेशनलिस्ट फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल। यह कैसे होता है कि यही लोग, यही समाज ताशकंद फाइल देख के निकलता है और यहां से निकलते से बाहर तक जितनी उसे गालियां आती हैं वो पुराने लोगों को देने लगता है, एक खास किस्म की पार्टी को देता है, उसके लीडर्स को देता है। वो यहां फिल्म देखने आता है तो उसको पता नहीं होता कि मुझे क्या देखना है, लेकिन देखने के बाद वो कन्विंस हो जाता है फैक्ट के साथ में कि इस देश के साथ किन लोगों ने गद्दारी की है। तो हम अगर आज भी इस बात को नहीं समझ रहे कि इस राष्ट्र को बचाना है, यह राष्ट्र खतरे में है। हो सकता है कि आपके यहां चंद साल पहले 12 अगस्त को किसी एक विचारधारा के लोगों ने कहा कि हम अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराएं, क्योंकि वहां मौजूदगी दर्ज कराने का जो तरीका है वो 1400 साल पहले उस दिन शुरू हुआ था जब मक्का में मोहम्मद साहब के दामाद अली का फजर की नमाज जो सुबह 4:30 बजे होती है, जब वो नमाज पढ़ने गए तो उनके बराबर में एक आदमी लेटा हुआ था। तो अली ने उनसे पूछा क्या आपकी तबीयत खराब है, क्योंकि वो बिल्कुल दंडवत लेता हुआ था, जो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है। तो उसने कहा कि मैं आज एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे गुनाह करने का अफसोस भी है, लेकिन वो करना है मुझे। उनका नमाज का वक्त हो रहा था, उन्होंने नियत बांधी, नमाज पढ़ने लगे, और जब सजदे में झुके वो शख्स खड़ा हुआ और उसके सीने के पास में
तलवार छुपा रखी थी, उसने अली की गर्दन काट दी। मोहम्मद साहब के दामाद की गर्दन काटने वाले लोग। अगर आपके शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक जवान बच्चे को पत्थरों से मार मार कर ये बताएं कि हमसे डरो, हम आ गए हैं, तो आप डरे नहीं। आपने क्या किया? क्योंकि आपके अंदर भी 5000 साल पुरानी सभ्यता के आदर्श धीरे 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 कम हो रहे हैं। आप डरे नहीं। आपने पहले पॉलिटिकल स्कोर बराबर किया, और जिस लड़के को इस शहर के अंदर पत्थरों से मारा गया, उसने आपके अंदर एक नई ताकत पैदा की। और क्योंकि आपने वो ताकत हुई, आप यूनाइटेड हुए। आपने जो जगह पे 3 बार जिसका कब्जा था उसे उठा के बाहर फेंक दिया। यह बात सिंबॉलिक है। यह पूरे देश में ऐसे ही नहीं हो रहा है कि जो सच बात कहे उसके लिए फतवा जारी कर दो, सलमान रश्दी कहे उसको मारने का फतवा जारी कर दो, तस्लीमा नसरीन कुछ बोले उसे फतवा जारी कर दो। जो लोग डरा रहे हैं वो खुद इतने डरे हुए हैं कि वो हर बार एक नया तरीका ढूंढते हैं, किस तरीके से मारा जाए, कैसे लोगों में डर पैदा किया जाए। तो जो 1400 साल पहले शुरू किया था वो सिलसिला रुक नहीं रहा है, क्योंकि अब आप सवाल पूछने लगे हैं। और मैं बार बार यह कहता हूं कि तमाम नेशनलिस्ट लोगों को इस सोच से बाहर आना चाहिए कि अब हमें हर एक को जवाब देना, हमें नहीं जवाब देना भाई। अब तुम्हें जवाब देना है तो ठीक है, हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। जवाब देते देते 700 साल गुजर गए, तुम हमारे जवाब से मुतमईन नहीं हो पा रहे, लिहाजा हमने जवाब देना बंद कर दिया। अब सवाल पूछिए। थोड़ा थोड़ा सोसाइटी में सवाल आपने पूछना शुरू किया। पूरा यूरोप चिल्ला रहा है। पूरे यूरोप में फ्रांस से लेके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेके सब में त्राही मची हुई है। बड़े सभ्य लोग थे, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड थे उनके, और जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, अब उनकी हुकूमत में लंदन में सूरज नजर नहीं आ रहा। लिहाजा उनके यहां बड़ी चिंता है कि 24 मेयर हो गए हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है, स्वीडन में क्या हो रहा है, यह सब आपके सामने है। अब कोई अखबार आपको जगह दे न दे, लेकिन आपके पास अखबार से पहले और टेलीविजन से भी पहले खबर आ जाती है, और बिल्कुल अडल्ट्रेटेड नहीं होती। उसमें कुछ अगर मगर नहीं होता। कई सारे बरखाएं और कई सारे राजदीप उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा वो लोग अब आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि आपने सिर्फ थोड़ा सा नैरेटिव बदला है और सवाल पूछा है, और आपने सवाल पूछना शुरू किया तो पूरा यूरोप कह रहा है। आप विदेशी अखबार पढ़िए, 12 साल मैंने बड़े अखबार पढ़े, अभी भी पढ़ लेता हूं, अब समय कम मिल रहा है। वो कहता है कि अगर इस्लामिक आतंकवाद को पूरी दुनिया में कोई रोक सकता है तो सिर्फ भारत रोक सकता है। यह बदलाव क्यों है? यूरोपियन समझदार लोग हैं, उनको आपकी शक्ति का पता है, और आप 700 साल तक इसी सोच से लड़ने के बाद भी आप आज भी मौजूद हैं। लिहाजा जिस वेपन से वो आपको डरा रहे हैं, अभी आपने वो वेपन उठाया नहीं है, उसकी बातें बीच बीच में हो जाती हैं। लिहाजा लोगों को डर लगता है। अब इस बात का किसी को चिंता नहीं है कि सरकार में कौन आया है। सरकार तो एक सिंबल होती है। लोगों को डर यह लग रहा है कि जो ईवीएम हैकिंग करके सत्ता में आते थे, इस बार तो इसने इस देश की मेजॉरिटी का दिल ही हैक कर लिया है। लिहाजा संकट यह है कि दिल में हैक करने के बाद लंबे समय तक बसता है आदमी, रोज रोज नहीं बदलता, और रोज रोज आप अपने दिल में किसी को नहीं बसाते। तो डर यह है कि अगर यही समाज खड़ा हो गया
और इसे अपने गौरवशाली इतिहास का पता लग गया, इसके अंदर पुरुषार्थ जाग गया, तो फिर हमारा रास्ता नहीं मिलेगा कि हम किस किस रास्ते से भागें। लिहाजा जितनी ताकत से राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होकर खड़ी हो रही हैं, अपने बल पे खड़ी हो रही हैं, किसी झूठ किसी फरेब पे नहीं खड़ी हो रही, उतनी ही ताकत से आप पे हमला हो रहा है और उतनी ही ताकत से बेहयाई बताई जा रही है। गरीब समाज, इस देश का गरीब गुरबा अगर कोई बात कहे तो उसको मैं बुरा इसलिए नहीं मानता कि उस बेचारे के पास कोई तथ्य नहीं है, वो भावुक आदमी है, वो 2 वक्त की अपनी रोटी की वजह से लड़ रहा है। लेकिन इस देश में कमाल की बात है, आप सब ने मुझसे ज्यादा टेलीविजन देखा होगा, मुझसे ज्यादा आप पढ़ते होंगे। इस देश में एक राज्य है जिस राज्य के अंदर शिक्षा का बड़ा रिनासा हुआ, बड़े बड़े स्कॉलर वहां से पैदा होते थे, अब वहां पर बगदादी पैदा हो रहे हैं। और उसी प्रदेश के लोगों में जो देश के 70 में 1 कम 69 फ्रॉडों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उस राज्य के सबसे ज्यादा लोग हैं जहां जय श्री राम कहने पे सजा हो रही है, जहां एक शख्स को इसलिए मारा जा रहा है कि वो कह रहा है मैं जय श्री राम कहूंगा, उससे कहा जा रहा नहीं जय ममता कहो। इस देश में बंगाल के सबसे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि इस देश में लिंचिंग बढ़ रही है। बड़े बड़े फिल्मकार हैं, कुछ अवार्ड लिए थे वापस करने के लिए, वापस हो गए। अब पहले ही 2014 में वापस कर दें, दोबारा मिले नहीं, तो अब क्या करें? अब चिट्ठी लिख रहे हैं। अब चिट्ठी लिखने में हुआ क्या है? यानी बंगाल के लोगों की उन 69 लोगों में सबसे ज्यादा गिनती है। जिस बंगाल के अंदर मालदा हो रहा हो, जिस बंगाल के अंदर लूटपाट मची हो, जिस बंगाल के अंदर हिंदुओं को नाम लेके मारा जा रहा हो, जिस बंगाल में 2.5 लाख मुसलमानों का जुलूस निकलता हो और उस जुलूस में नारे लगाए जाते हो, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या मुसलमान हमारे भाई हैं। जहां एक विचारधारा की वजह से, जहां एक धर्म की वजह से आपके साथ अन्याय हो रहा हो, सरकार कर रही हो, व्यवस्था कर रही हो, उस जगह उन्हें इंटॉलरेंस और लिंचिंग नजर नहीं आ रही। उनको कहां नजर आती है? उनको लिंचिंग अंसारी में नजर आती है। उनका सेलेक्टिव लेटर, दिल्ली में एक घर के अंदर कुछ 2 बच्चे अपने पिताजी के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। इस घटना को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि लोगों का लेवल देखिए, झूठ और मक्कारी इस देश में देखिए इंटेलेक्चुअल्स की क्या है, जो फिल्म के नाम पे, पेंटर के नाम पे, एक्टिंग के नाम पे, विद्वान के नाम पे अलग अलग अवार्डों से नवाजे गए हैं, उन्होंने क्या किया है। 2 बच्चे अपने पिता के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे, शॉट लगा, घर के दरवाजे से बाहर बॉल निकल के सड़क पे एक शांति प्रिय धर्म के आदमी की पैंट पे लग गई जाके। वो इतना नागवार गुजरा कि 4-5 लोग आए और डॉक्टर नारंग के टुकड़े कर दिए। दोनों बच्चे खड़े होकर देखते रहे। न कोई नेता, न कोई सेकुलर, न एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, कोई उनके घर नहीं गया पूछने। एक लड़का जो म्यूजिक बजाता था, जिसका कोई पॉलिटिकल एलिनेशन नहीं था, उसको इश्क हो गया एक मुसलमान लड़की से, और मुसलमान लड़की उसके अफेयर में शी वॉज सो डीपली इन्वॉल्व कि उसने अपने मां बाप के सामने कहा कि मैं अंकित सक्सेना से प्यार करती हूं, उसे शादी करने के लिए जा रही हूं। बहादुर लड़की थी वो। लड़की अपने घर से डेस्टिनेशन तक जब तक पहुंचती, उसके बाप ने और उसके बेटों ने अंकित सक्सेना को दिल्ली के बीच में मर्डर कर दिया, खुलेआम। और ये नई दिल्ली की बात है, ये किसी गली कूचे की बात नहीं है, ये बिहार की किसी गली या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है जिसे लोग झूठ कह के मतला दें। और आखिरी घटना है, अभी एक बुजुर्ग बाप
अपनी जवान लड़की को हॉस्पिटल से दवा दिला के लौट रहा था। वो बीमार थी, बुरी हालत में थी। उसको कुछ लोग छेड़ रहे थे, उसने कुछ नहीं, उसने ये कहा मेरी बेटी बीमार है। उसने यहां तक कहा, किसी ने दुपट्टा खींचा, उसने कहा मेरी बेटी बीमार है, भाई मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा। आप सोचिए, पागलपने और दीवार और अली के हत्यारों का और उनके मानने वालों का चरित्र देखिए। उस बाप की भी हत्या कर दी, उसके बेटे बचाने आए उनको भी हत्या कर दी। लेकिन किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी कि ये इंटॉलरेंस बढ़ गया है, ये लिंचिंग हो गई है, ये सेलेक्टिव मक्कारी है, ये फ्रॉड है इस देश के अंदर। आपको बोलना होगा। यह जरूरी नहीं है कि आपके शहर में किसी एक जवान लड़के को अगर आप पत्थरों से मार देंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। मुझे तो आज ही पता चला, ये बात उतरते ही मुझे पता चली। आप यकीन मानिए मेरी सारी स्पीचेस में यह शामिल रहेगा। आप अपनी बात तो कहिए भाई, बताइए तो। जो समाज 700 साल अपनी टॉलरेंस के कारण गुलाम रहा, जिस समाज ने अपने धार्मिक भजनों में किसी का विश्वास जीतने के लिए परिवर्तन कर लिया, जिस समाज के मंदिरों में इफ्तार देने लगे कि शायद इससे ये खुश हो जाएं, लेकिन उनकी खुशी पूरी नहीं हो रही है। अब किस चीज से हो रही है? अब ना तो कोई इफ्तार दे रहा, न बुला रहा, और जो बुला रहे थे वो अब फतवा लेने भी नहीं जा रहे, वो अब शिव मंदिर जा रहे हैं। तो जब जब आप कोई ताकतवर मैसेज देंगे तो जो लोग इस देश के खिलाफ हैं, इस देश के गद्दार हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लोग नहीं हैं, लेकिन जिनकी किताब यह कहती है कि हम नेशन स्टेट में बिलीव नहीं करते, इस्लाम राष्ट्र के अंदर यकीन नहीं करता, लिहाजा जब आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं, अपने साथ उसको जोड़ना चाहते हैं, तो आपने 70 साल में उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या क्या छोड़ा, जरा इसका भी हिसाब लगा लें। कि अगर कोई मुसलमान बेलगावी में रह रहा है और मंगल ग्रह पे कोई दूसरा मुसलमान पहुंच गया, वैसे पहुंचा नहीं है, अगर वहां भी रह रहा है, तो इस्लाम की किताब यह कहती है कि इस मुसलमान का जो बेलगावी में है, उसको उस मुसलमान की चिंता, उसकी तकलीफ में साथ पहले खड़ा होना है। ये जो यहां लोग रह रहे हैं, इनके साथ नहीं खड़ा होना। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान है, उसकी जिम्मेदारी उसके प्रति है। इसीलिए इस देश में महान सरकारों ने, महान एक्स्ट्रा सेकुलर सरकारों ने एक शब्द कॉइन कर लिया, सेकुलरिज्म। लेकिन वो सेकुलर सरकारें 25 साल तक इजराइल के साथ संबंध बनाने के बाद भी सार्वजनिक नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ लोगों का अकीदा था कि यहूदियों को हम माफ नहीं करेंगे, और हमारी किताब कहती है माफ नहीं करेंगे, लिहाजा भारत की सरकार को भी यही करना चाहिए, और आपकी बौनी सरकारों ने यह किया। लिहाजा इजराइल की गोली से अगर कोई फलस्तीनी मरता है तो हिंदुस्तान में हंगामा हो जाता है, जुलूस निकला जाता है। भारत का प्रधानमंत्री फलस्तीन के साथ संबंध जरूर रखे। यह बात अलग है कि हम एक प्रधानमंत्री तो बहन बन गई थी, वो भी धर्म निभाया, लेकिन जो उनके भाई थे उन्होंने आके बताया नहीं कि इस हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश के इस खित्ते में इस्लाम के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है उसको भी तो बताओ भाई। अब क्योंकि आपने थोड़ा सा हल्का सा कुरान पढ़ लिया है, अभी तो अभी एक आधी चैप्टर पढ़ा है, उसका असर क्या हो रहा है? क्या आपको पहली बार यह पता चला कि इस्लाम में मस्जिद इज नॉट ए होली शराइन? इस्लाम में मस्जिद का कोई पवित्र मतलब नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, जैसे होटल खाना खाने की जगह है।
अगर उस होटल को ज़रूरत के हिसाब से तोड़ करके कहीं और बनाया जा सकता है, मस्जिद को हटा के कहीं और बनाया जा सकता है, कि मस्जिद में कोई अल्लाह मियाँ की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। ये बात मैं चौथी क्लास से कह रहा हूं, वहां कह रहा हूं जहां पे मस्जिद ही मस्जिद थी, जहां मैंने अजान दी, नमाज पढ़ी सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन इस देश को 2017 में पता चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तब पता चला कि मस्जिद की कोई धार्मिक महत्ता कुरान और इस्लाम और हदीस में नहीं है। ये एक नमाज पढ़ने की जगह है, क्योंकि मुसलमानों में मूर्ति स्थापना की कोई जगह नहीं होती और अल्लाह मियाँ सब जगह मौजूद हैं। इसीलिए कहा गया है, अगर ये बात होती, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये बात होती भी, जो नहीं है, तो सड़क पे कौन सी मस्जिद है? तो सड़क पे नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? मस्जिद में यह तो माना जा सकता है कि साफ सफाई की जगह, चलिए पढ़ लीजिए नमाज, लेकिन सड़क पे तो थोड़ी देर बाद पहले वो जानवर गया जिसे आपके नाम लेने से आपका मजहब खराब हो जाता है, वही नमाज पढ़ रहे हैं। ये जो सड़कों पे नमाज पढ़ने की मानसिकता है, ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम इसके खिलाफ है। ये इसलिए पढ़ी जा रही है कि जैसे जैसे आपको उनके बारे में पता चल रहा है, जैसे जैसे आप डिबेट कर रहे हैं, जैसे जैसे किताब के पन्नों को आप पलट रहे हैं, उनको पता लग रहा है यार इनको जल्दी हकीकत पता चल गई। तो हमने जो कहा है कि यौम क़यामत नजदीक है, कहीं ऐसा ना हो यहीं से शुरुआत हो जाए। लिहाजा पूरी ताकत से डराओ और हर बात को इस्लाम के नाम पे डराओ। और झूठ और मक्कारी और फरेब, दो चीजों से मुझे बड़ा अजीबो गरीब लगता है। यह सवाल आप अपने उस मुसलमान भाई से बैठ के पूछिए जो आपसे कहता है कि दीपावली में राम और रमजान में अली, मोहम्मद अली, भाईचारा, गंगा जमुना, उनसे जरा प्यार से बैठ के समझाओ। उनको पूछिए उनसे कि भाई हमको भी ये बताओ कि फरमाया गया है कि नमाज वहां पढ़ो जहां किसी को ऑब्जेक्शन न हो। अगर किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ते हो और उस नमाज पढ़ने की जगह पे चाहे तुम्हारे मजहब का हो या गैर मजहब का हो, अगर उसको डॉट बराबर भी ऑब्जेक्शन है, तुम्हारी नमाज में कबूल ही नहीं करूंगा। लेकिन भारत के अंदर इस्लाम का जो असली एजेंडा है, जिसे छुपाया गया है, इस्लाम कोई धर्म के नाम से फैलाया जरूर जा रहा हो, कुछ इधर से कुछ उधर से उठा करके जोड़ जरूर लिया गया हो। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जीत नहीं सकते, इसलिए उसको धर्म के नाम से डराओ और इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करके रखो कि सच किसी को पता ना चले। मस्जिदों से डराया गया। सऊदी अरब जहां मक्का है, जहां मोहम्मद साहब थे, उस जगह जहां मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी वो तो कब की तोड़ के समतल हो गई। पूछा नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मोहम्मद साहब जहां पढ़ रहे थे, जब वही जगह नहीं बची तो फिर बाबरी मस्जिद पे किस लिए जान दे रहे हो? बाबरी मस्जिद धार्मिक इशू नहीं है। बाबरी मस्जिद, मथुरा और काशी, ये तीन चीजें सिर्फ इस बात के लिए लड़ी जा रही हैं कि जो काम 700 साल में लुटेरों ने, बलात्कारियों ने, प्लंडर्स ने इस देश में आपके राज करने के लिए आप सदियों तक जलील रहे, आपके मंदिरों को तोड़ा और ऊपर की गुम्मद बना दी, बाकी ऐसा ही है। सिर्फ इसलिए वो मौजूद रहें ताकि आप जीवन भर कुंठा में रहें। लिहाजा आपको इस्लाम के नाम से डराइए कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। इंसान शहीद होते थे, पत्थर कब से हुए पता नहीं।
और ये वो लोग कह रहे हैं जिनका पत्थर में यकीन नहीं है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो चौकोर काले रंग का कमरा है उसमें क्या रखा है। जरा एक बार उसके बारे में भी तो बता दो, दिल खोल के बताओ कि उसमें मोहम्मद साहब का कुरान शरीफ रखा हुआ है। और वो क्या पत्थर है जिसे कुछ लोग उठा के ले गए थे, तो 11 साल तक हज नहीं हुआ था, और कुछ लोगों को लगा ये पत्थर हम अपने यहां जाके लगा लेंगे, लिहाजा तो हमारे यहां हज होने लगेगा। जब वहां लेके गए तो हज करने कोई आने वाला नहीं था, वही इसको वापस ले आए वो लोग, फिर हज शुरू होना। हज कमाई का धंधा है, धार्मिक एजेंडा नहीं है। और आप सच बोलिए ना, बार बार लोग कहते हैं कि देखिए साहब, इस्लाम के आने से पहले तो जहालत थी, कुछ था ही नहीं। गुप्ता डायनेस्टी का टाइम क्या है? वो तो इस्लाम से पहले का है। रिचेस्ट, मैं गलत कह रहा हूं? गुप्ता डायनेस्टी मोहम्मद साहब से पहले थी या बाद में थी? और कैसी थी? यह बात अलग है कि जहां वो रहे होंगे उस कबीलाई जिंदगी में जहालत होगी, उसमें लोग ऐसी सोचते होंगे जो हो रहा है, उसके अंदर जायज होगा। 54 साल का आदमी 6 साल की लड़की से शादी करे, हो सकता है, उसमें जायज होगा। लेकिन यह मत कहिए कि दुनिया को हमने रोशनी दी और जिस धरती पे हम रह रहे हैं यह चपटी है। जमीन चपटी नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी चपटी है। इसलिए किसी साइंटिफिक बात को भी सच मानने को तैयार नहीं हो। अरे जो साइंस प्रूफ कर चुकी है उसको तो मानो। और हमारा संकट क्या है कि हम अभी तक अपने लोगों को यह नहीं बता पाए कि हम सुबह उठते हैं बिस्तर से और धरती को क्यों नमस्कार करते हैं छू करके, हम सूरज की तरफ हाथ जोड़ते क्यों हैं, हम तुलसी को पानी क्यों देते हैं, हम पीपल को क्यों पूछते हैं, यह हम भी नहीं बता पाए। यह हमारी गलती है। लिहाजा अगर आपके जीवन में जो भी एक्शन है वो कोई आज नहीं बताया गांधी जी ने, आज के ये जो यूरोप से आने वाले साइंटिस्टों ने नहीं बताया। आपके पास सब कुछ था, वो यहां से ले गए, अंग्रेजी में लिख के वापस कर दिया आपको। अब आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड अच्छे हैं। आपके यहां तो यही होता था, उसके अलावा क्या होता था? तो हम अपनी कमजोरियों को भी समझें। हम ऐसे 700 साल गुलाम नहीं रहे, और हमको हमसे सुपीरियर रेस ने बनाया होता, सिविलाइजेशन ने बनाया होता तो दुख नहीं होता। लेकिन देर से सही, अगर दुनिया कहती है ये सदी आपकी है, तो आपके यहां लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये कुंभ 12 साल बाद क्यों होता है, इसके नहाने से नहीं होती बल्कि बीमारी ठीक हो जाती है। क्या इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है? पढ़ लीजिए, सब अवेलेबल है, और आप ही के लोग लिख रहे हैं। आप तो 1000 साल पहले बता देते थे कब कौन सा दिन पड़ेगा, कब कौन सा दिन नहीं होगा, और इतना झूठ बोला गया। एक घटना और आपको बताता हूं। 1957 में भारत की पार्लियामेंट में डिबेट हुई, और ये जो कैलेंडर है जिसको हम सब लोग लगाते हैं, मार्च अप्रैल 1 2 3 4 5 6, उस बहस को आप सुन लीजिए। और उस बहस के बाद जो फाइनल फैसला हुआ, उस फैसले को भी कितनी खामोशी से दबा दिया गया। अब ये पता नहीं मेरी किस्मती क्या है कि मुझे ऐसे ही सारे मुद्दे मिल रहे हैं। उसमें कहा गया कि जब ये कैलेंडर बनेगा, जो भारत सरकार कैलेंडर जारी करेगी, उसमें जो आपका हिंदू कैलेंडर जिसे आप कह सकते हैं, हिंदू तिथियां कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो उसका नाम जानता नहीं हूं, क्या बोलते हैं उनके बारे में, क्या क्या बोलते हैं ना, महीनों के बारे में जो बोलते हैं मुझे वो, उसमें यह कहा गया कि यह मेन गिनती होगी। कैलेंडर की डेट जो है वो मेन ये होगी, और अंग्रेजी कैलेंडर की डेट उस चौकोर खाने में छोटी होगी।
ये भारत की पार्लियामेंट ने 1957 में पास किया और कहा कि भारत के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकार के पब्लिकेशन में यही कैलेंडर छपेगा। सच बताइए, कैलेंडर देखा आपने 50 साल में? यह बात मैंने निकाली है सारे कागजात से, पार्लियामेंट से। महाराष्ट्र के कुछ लोग लड़ रहे थे, फिर उनसे पता किया। यह 57 में ऑर्डर हो गया था कि कैलेंडर ये इस तिथि से चलेगा, भारत की संस्कृति इसी से जानी जाती है और इसी से दिन का, पंचांग का, इस देश का, उस त्योहार का सब पता होगा। लेकिन आपको अंग्रेजी कैलेंडर बताया जाता है और जो आपका कैलेंडर है उसको छोटा छापा जाता है। इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भारत में बैठे हुए लोगों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए भाई, कि जो बात आपकी इस पार्लियामेंट ने अच्छी बुरी जो भी थी 57 में, जिस कारण से भी था, उसने अगर ये फाइल पास किया था, तो पार्लियामेंट ने पास की हुई चीज के विपरीत उल्टा काम क्यों हो रहा है? लेकिन हमको चिंता नहीं है, वो आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप उस अंग्रेजी में फंसे रहे जिन अंग्रेजों ने पावर ट्रांसफर की थी आपको। क्योंकि पावर ट्रांसफर करने से जो कलेक्टर थे वो चले गए, जो कंडक्टर थे उन्हें बिठा गए। और हुआ क्या है, एक और जघन बताता हूं बात आपको, यह तो आपको पूछना चाहिए। आर्टिकल 35A के बारे में उसकी क्या क्लॉजेस हैं वे बता करके मैं जिस नई मुहिम पे निकला हुआ हूं वो मैं आपके सामने रखूंगा। सन 1944 की डेट जम्मू कश्मीर के संविधान में इसलिए रखी गई कि उस वक्त के शातिर एंटी हिंदू महान लोग कश्मीर के, जो कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात करते हैं, इसलिए रखी गई कि 1940 में पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन लाहौर में पास हो चुका था। जो समझदार लोग थे, क्योंकि सियालकोट से ट्रेन सिर्फ जम्मू तक आया करती थी, जो समझदार थे कि अब पाकिस्तान बनेगा, कब बनेगा ये पता नहीं, लेकिन बनेगा इतना उनको यकीन हो गया था, तो उन्होंने भारत की तरफ रुख करना शुरू किया। जो मानसिकता आज हमारे समाज की है वो 1944 में भी थी। हम सिचुएशन को न भांपते हैं और न उसको एंटिसिपेट करते हैं, जब तक खतरा घर पे दरवाजे पे नॉक ना करते, तब रिएक्ट करते हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। 1944 में जब पाकिस्तान में गड़बड़ होने लगी, 1935 में लाहौर में जाइए, क्योंकि लाहौर बागा बॉर्डर से क्रॉस करते करते कोई 300-400 बार जा चुका हूं। लाहौर में जाकर के लाइब्रेरी में पढ़िए, कुछ चीजें जला दी गई वो बात अलग है, लेकिन जलाने के लिए भी अकल चाहिए कि क्या लिखा है, तब जलाएंगे। कुछ चीजें ये सोच के जलाएं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो मेरे काम की थी। लाहौर में 1935 में लोग कहा करते थे कि ऐसा होने वाला है। महान हिंदू संस्कृति के लोग कहते थे, क्या पागलपने की बातें तुम लोग कर रहे हो यार, हम सदियों से साथ रह रहे हैं, हमारा रोटी बोटी का रिश्ता है। 35 में जो बात कह रहे थे लोग, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, मुझसे पहले भी बहुत लोग कह रहे हैं और बड़े बड़े संगठन ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमें उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक दरवाजे की घंटी न बज जाए। 35 में जो लोग कह रहे थे, 44 में इस लायक नहीं बचे, और जब भागना शुरू किया उन्होंने, उसमें डोगरा थे, उसमें हिंदू थे, उसमें सिख थे, उसमें जैन थे, बहुत सारे लोग थे, वो भागे। 1944 के बाद जब वो आना शुरू हुए, 99 नहीं 110% वो सब हिंदू थे। मात्र 5600 परिवार 1944 से लेकर के 1947, 48, 49 तक भारत आए। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप ये मत कहिएगा कि आज के कश्मीरी लीडर मक्कार हैं। ये महामक्कार थे इनके मां बाप, इनके पूर्वज उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे। जब देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोगों को यह नहीं पता था कि हम कहां हैं कहां नहीं हैं, किसी को यह लेकिन उस वक्त भी कुछ शातिर लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हुई थी कि 1944 के बाद आने वाले कौन लोग हैं और वो कहां सेटल हो रहे हैं। उस वक्त वो बड़े विजनरी लोग थे। मात्र 5600 परिवार आए थे, वो जम्मू कश्मीर में आकर के रहने लगे।
तो आपने 44 की डेट इसलिए तय की कि हम कश्मीर की नागरिकता देने का अधिकार रखते हुए हम उन लोगों को नागरिकता से वंचित कर दें। उनकी 7 पीढ़ी हैं, 7,50,000 लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 70 साल से अपना वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उस राज्य के नागरिक नहीं हैं। उस राज्य में न जमीन खरीद सकते हैं, न नौकरी कर सकते हैं, न राज्य की किसी योजना का फायदा उठा सकते हैं। वो कीड़े मकोड़ों की तरह पिछले 70 साल से जम्मू की सड़कों के किनारे रह रहे हैं। हमारे देश ने कभी इसकी चिंता नहीं की। हम लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं निकाला। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के अंदर किसकी सहमति से 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आए, स्थापित हो गए। अब आप उनको निकालने की स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भाषण दे रहा है कि आप उनको निकालिए, डिटेक्ट करिए। अभी वो गए नहीं थे। पर्ची, आई नो दैट, ये मेरे साथ बहुत होता है। जो रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता भारत के मुसलमान कर रहे थे, उनको बसाने के लिए भाई बता रहे थे। और क्या चरित्र है, एक तरफ तो रोहिंग्या को बसाने के लिए इस देश पर दबाव बनाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट तो अति एक्सट्रीम महान है भाई। 2 रोहिंग्या मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि हमें नागरिकता दी जाए। वाह! जो हमारे देश के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे, लेकिन महान हैं कश्मीर के लोग और मक्कार और मुनाफिक और एंटी हिंदू और एंटी इंडिया लोग, कि वो क्या कहते हैं कि आर्टिकल 35 है, भारत के किसी भी नागरिक को, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसको वहां जाने के बसने के लिए नागरिकता चाहिए, और उसके लिए जिहादियों की जो सरकार है वो तय करेगी। लेकिन आप उसी जम्मू कश्मीर में देखिए, 2008 से लेकर 2019 तक 98,000 बर्मा से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमान कश्मीर में आ गए हैं। उनके पास आधार भी है, बिजली का कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, वो सब्सिडी भी ले रहे हैं। आप बताइए, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। आप कह रहे हैं कि अब इनको हम 80,000 करोड़ रुपया दे देंगे तो इनका दिल जीत रहे हैं। ये इनका दिल जीतते जीतते हमारा दिल छन्नी हो चुका है। और तो और, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, वहां की महान सरकार ने एक स्कीम निकाली कि जो आतंकवादी अपना हथियार रख देगा, पहले तो आतंकवाद करो, कि तुम्हारे आतंकवाद से हम सत्ता में आते हैं, तुम्हारे आतंकवाद से दिल्ली डरती है, तुम्हें रोकने के लिए हम तुमको बिठा देते हैं। जब हम सत्ता में आते हैं तुम चुप रहो, जब हम सत्ता में से चले जाएं तो फिर शुरू हो जाओ। कह रहे हैं कि अगर आप हथियार रख देंगे तो 12 लाख रुपए की एक FD हर आतंकवादी को कराई जाएगी, ताकि वो अपना जीवन नॉर्मल जी सके। जिस राज्य का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में निल है, और मेरे आपके टैक्स के पैसे से उनका खाना उठना बैठना चलता है, वो आतंकवादियों को मेरे टैक्स का पैसा दे रहा है, लेकिन देश चुप है इसके ऊपर। और आप कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जो भारत की सेनाओं को पत्थरों से मार देता है। इस देश में बहुत सारे सूबे हैं, लेकिन हरियाणा एक राज्य है। उस राज्य का करीब करीब हर गांव ऐसा है जिसका बेटा फौज में होते हुए कश्मीर में मारा गया है। बात होती है कश्मीरियत में कि जब भी कश्मीर की बात होगी उसमें स्टेक होल्डर कौन होगा? उसमें स्टेक होल्डर बुरहान वानी होगा, मूसा होगा, हुर्रियत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, PDP होगी। तो भारत की आर्मी क्यों नहीं होगी उसमें? भारत की आर्मी के बगैर कश्मीर तय नहीं हो सकता। जब तक वो भी स्टेक होल्डर नहीं होगी, हम किसी को स्टेक होल्डर नहीं मानते। और भारत का हर वो आदमी जिसका टैक्स भारत की केंद्र सरकार लेती है और उन आतंकवादी सरकारों को देती है, उन एंटी इंडिया चलाने वालों को देती है। इसलिए कश्मीर के अंदर कोई भी फैसला होगा हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। कोई 4 लोग जाएंगे और हुर्रियत के लोगों से दलाली करते हुए कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हम आपसे यहां से चले गए, और कोई अपना एजेंडा पूरा कर रहा होगा, इस एजेंडे को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को दिन के उजाले में उनके धर्म के नाम से, उनके बिलीफ के कारण आपने मारा, रेप किया, मर्डर किया, आपने निकाल दिया।
उस वक्त देश का गृह मंत्री भारत का पहला मुसलमान लीडर था और उसी राज्य से था। किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, कोई हेडलाइन नहीं बनी, और हमने किसी पत्रकार को और किसी श्याम बेनेगल से लेकर के बंगाल से लेके वो तमाम अपर्णा सेन टाइप के बहुत सारे लोग निकल आए हैं जो अब रिडंडेंट हो चुके हैं, हमने नहीं पूछा कि इस देश में अगर पहली लिंचिंग हुई थी तो दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की देखरेख के अंदर हुई थी और 3,500 सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। वो थी असली मॉब लिंचिंग। लेकिन हमने सरकार को नहीं देखा, हमने पत्रकारों को नहीं देखा, हमने इंटेलेक्चुअल्स को नहीं देखा, हमने अवार्ड वापसी को नहीं देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखा, ये कहते हुए कि ये सबसे पहली मॉब लिंचिंग हुई है। और आप चुप रहे, आप बोले नहीं। उनका एक आदमी गलती से कहीं मर जाए तो पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, यूएनओ में, सब जगह खबर फैल जाती है। इसीलिए कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जब मारा गया तो कोई मॉब लिंचिंग का सवाल नहीं खड़ा किया किसी ने। इस देश में तो मॉब लिंचिंग के नाम पे क्या क्या हो चुका है, अब तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पर्ची आ गई है मेरे पास। मैं जानता हूं हर प्रोग्राम की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन मैं मर्यादाओं को तोड़ने की वजह से जाना जाता हूं, इसीलिए बोलता रहता हूं। लेकिन आप यकीन माने, आप इस लेटर, ये जो लव लेटर लिखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री को, सिर्फ इतना ही फर्क हुआ है। इस बात को मैं बार बार एहसास कराना चाहता हूं, ये चमत्कार की दुनिया छोड़ दीजिए, अपने पे यकीन रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। और सिर्फ अगर आपने दिन के 1 घंटे भी अपने इतिहास को जान लिया तो आप चलते फिरते न्यूक्लियर बम हो जाएंगे। आपको ये देसी पिस्तल बना करके चौराहों पे मारने, पत्थरों से सर कुचल करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपनी ताकत का एहसास कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने राष्ट्र के लिए कीजिए, और जिन कारणों से आप 700 साल गुलाम रहे उनको दोबारा हावी मत होने दीजिएगा। बड़ी मुश्किल से किसी कारणों से कोई घटना घटती है और एक ऐसा समय आता है जब हजारों चीजें एक ही बार में समाप्त हो जाती हैं। कोई अगर मगर नहीं करता है, वो घड़ी आ गई है, इसको बनाए रखिए। आपकी मर्जी जिसकी होगी वो सत्ता पे बैठेगा, जो आपके साथ नहीं होगा वो सत्ता पे नहीं बैठेगा। अपने पे पूरा भरोसा रखिए, अपने इतिहास पे गौरव कीजिए, अपने पूर्वजों को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए। जिस भगवान को पूजते हैं, जिस देवी को पूजते हैं, किसी भी रूप में पूजते हैं, जब वो देवी फरसा लेके खड़ी है, तलवार लेके खड़ी है, तो आप तो उसके बंदे हैं। आपके पास जेब में एक नेल कटर तो होना चाहिए। मैं फिर बताता हूं, आदर्शवाद ठीक है, लेकिन ये समाज आदर्श नहीं है। अगर इसी आदर्श के चलते सेना ये आदर्श इख्तियार कर ले बॉर्डर पे, आइए, तो फिर बुलाएगी, आइए आइए आइए, हमारी गर्दन काट के ले जाइए, हम तो महान लोग हैं। आप भी इसी तरीके से अपने आदर्शवाद को जिंदा रखिए, लेकिन जिस हथियार से दुश्मन को मारा जा सकता है वो आपके पास भी होना चाहिए। मैंने किसी से आज तक एक बात नहीं कही, फिर वाजे करता हूं, दुनिया में लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती है, दुनिया में लड़ाई यहां से जीती जाती है। आप यहां से गुलाम हो गए थे, आपने मान लिया था कि हम ऐसे ही रहेंगे। एक मूवमेंट आया हिस्ट्री में, आपने सब उतार के फेंक दिया। अब सवाल यह हो गया है कि अब हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तभी हम हमला करेंगे। बालाकोट में यह करके आपने कहा अब हमारे ऊपर जो नहीं करेगा उसके ऊपर भी करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातचीत को सुना, इतने धैर्य के साथ सुना। काश अगर ये पर्ची नहीं आती तो मैं शायद चुप नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर भी 30-32 साल का गुस्सा है और अपनी आंखों के सामने एक ऐसी महान संस्कृति को जिसमें विवेकानंद जी पैदा हुए हों। और सोचिए कि बंगाल से एक आदमी चल के यहाँ भी आता है, अलवर भी जाता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को
ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ना छोड़ दिया और बोनो के बारे में पढ़ रहे हैं। लिहाजा जो पढ़ रहे हैं वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आज यहाँ जो भी युवा बैठा हो, और तमाम बुजुर्गों से मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, मैं बात खत्म कर देता हूं। आज के युवा पे पूरा यकीन रखिए, पूरा यकीन रखिए। सिर्फ उसको अपने बड़े होने और अपने बहुत विद्वान होने का बार बार एहसास मत कराइए। जो माएं यहां बैठी हुई हैं वो अपनी बेटियों से दोस्ती करें। जो बाप यहां बैठे हैं वो अपने लड़के के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें और उसको सही बात बता दें। ये पूरा मूवमेंट जो देश में चल रहा है कि लोग 20 साल का लड़का 64 साल के आदमी को अपना दोस्त मान रहा है और 66 साल के जवान को रिजेक्ट कर रहा है, इसका कोई कारण होगा। इसलिए उससे बात करिए, उसकी जबान में करिए, उतनी ही करिए। बहुत लंबे लंबे पुराणों की बात करने की जरूरत नहीं है। उसका फर्स्ट स्टेज है। उस युवा से ज्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं है आज की डेट में। सिर्फ उसके साथ में आपका बिहेवियर बड़े छोटे का नहीं होना चाहिए। उस बच्ची के साथ में जो बड़ी हो रही है उसमें भी बहुत से बदलाव आ रहे हैं, वो भी समाज में है। उससे बात तो करिए, उसके दिल की बात तो जानिए। आप नहीं जानेंगे, कोई मिसगाइड करके उसकी बल की बात जान लेगा, फिर उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अपने मन की बात जानिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।